नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड एकेडमी बाय एस कुमार में। मैं हूं एस कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर आपसे मैं बात करने वाला हूं मैथ्स की जो हमारी यूनिट नंबर 5 चल रही है मूल्यांकन, उसका दूसरा वीडियो आज इसमें पढ़ेंगे और ये यूनिट यहां कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ अपना जो मैथ का पेपर है वो कंप्लीट होता है, यहीं समाप्त हो जाएगा। फिर आप पूरा कंप्लीट कोर्स एक साथ पढ़ सकते हो जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। इसके अलावा अंग्रेजी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं और बच्चे और बचपन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न से, जो आज हमारे बड़े प्रश्न होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा है वो प्रश्न है RTE 2009 में गणित शिक्षण के क्या लक्ष्य और उद्देश्य तय किए गए हैं। यानी जो शिक्षा का अधिकार हैं उसके तहत गणित को कैसे पढ़ाया जाए, इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हो सकते हैं, उनको क्या क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक लक्ष्य तय किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु वर्ग के बालक हैं उनकी शिक्षा को सुनिश्चित किया गया। आपको दोस्तों क्या करना है कि यहाँ जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जब मैं इनको समझाता हूँ तो वो वाली चीज़ें भी आप उनके अंदर लिख सकते हो, परंतु मुख्य बिंदु आप ये रख सकते हो। तो यहाँ आपको समझना है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उन बालकों को शिक्षा दी जाएगी, ऐसा शिक्षा के अधिकार RTE 2009 के अंदर बताया गया है। दूसरी बात क्या है उसको समझते हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक के जो बालक हैं उनको निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। अब जो 6 से 14 वर्ष का जो बालक होता है वो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक होता है। तो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की जो निःशुल्क शिक्षा है वो बालकों को, सभी बालकों को मिले और गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी युक्त हो, तो ऐसी शिक्षा भी RTE 2009 के अंदर दी जाती हैं। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। हमारे देश भारत के अंदर प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले, प्रत्येक गांव के अंदर अगर कोई ऐसा बालक है जिसको प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा अगर देनी है तो वो सभी को समान अधिकार से मिले। इसलिए शिक्षा को एक समवर्ती सूची के अंदर अधिकार के रूप में बनाया गया है। तो ये सार्वभौमिकरण है, सभी राज्यों में सेम तरह से काम करता है। इसके अलावा है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। अब सर्वांगीण विकास से मतलब होता है कि उसको सही तरीके से पौष्टिक आहार भी मिले, स्कूलों के अंदर सही तरीके से उसको पहनने के लिए कपड़े यानी कि यूनिफॉर्म मिले, पढ़ने के लिए अच्छी क्वालिटी युक्त बुक्स मिले, अच्छे क्वालिटी के उसको जो है टीचर मिले और अच्छे तरह से उसे पढ़ाएं। तो इन सभी से उसका सर्वांगीण विकास होता है। उसे खेलने के भी अवसर दें, पढ़ने के भी अवसर दें, अभिव्यक्ति के भी अवसर दें, तो इन सभी से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। उसके अलावा है बाल केंद्रित शिक्षा हो। शिक्षा जो हो वो ऐसी होनी चाहिए जिसका केंद्र बिंदु बालक रहे, न कि अध्यापक। क्योंकि आप अध्यापक केंद्रित शिक्षा देते हो तो इससे छात्र असक्रिय हो जाता है और जब बालक सक्रिय नहीं होता है तो वो सीख नहीं पाता है। इसलिए ऐसी पाठ्य पुस्तकें बनाएं जिनसे बालक बाल केंद्रित होकर पढ़ सके, यानी कि पुस्तकों के प्रति लगाव रखकर पढ़ सके। अगला है भय मुक्त शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जहां बालक को परीक्षा का भय न हो, किताबें पढ़ने का भय न हो और टीचर का भी भय न हो। इसलिए RTE 2009 ने जो है कड़े प्रावधान रखे हैं कि कोई भी शिक्षक बालक को जो है पीट नहीं सकता है, उसको किसी प्रकार से डरा धमका नहीं सकता है। किसी भी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना या शारीरिक प्रताड़ना से उसको बचाया जा सकता है। ऐसे अधिकार RTE 2009 के अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि बालक अपने विचार खुद प्रकट कर सकें, जो पढ़ता है, जो सीखता है, उसको दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकें। तो ये अधिकार भी RTE 2009 के अंदर दिया गया है और इसका ये लक्ष्य रखा गया है कि बालक ऐसा कर पाएँ, तो इसी को लक्ष्य उद्देश्य कहते हैं। इसके अलावा है कि मूल्यांकन अगर हो तो वो CCE प्रणाली के माध्यम से हो। CCE का मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जहाँ बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है, तो ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये गणित शिक्षण के RTE के अंदर लक्ष्य और उद्देश्य तय किए गए हैं। इसके अलावा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए, या प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं उनको गणित कैसे सिखाई जानी चाहिए, तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि सोच को तार्किक बनाए,
ऐसी उनको जो है गणित पढ़ाना चाहिए। गणित का मुख्य काम क्या है? लॉजिकल सोच पाना। जब भी कोई बालक लॉजिकल सोच पाता है तो वो तार्किक बन जाता है, वस्तुओं को कनेक्ट करके सीखता है, तो इसे कहते हैं लॉजिकल स्टडी करवाना। दूसरी बात है बाल केंद्रित शिक्षा। तो मैंने आपको अभी बताया है कि प्राथमिक स्तर पर अगर बाल केंद्रित शिक्षा रहे, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कौन रहे, बालक रहेगा, तो वो ज़्यादा सीख पाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो टीचर ना करके किससे करवाए? बालक से करवाए। उसको कुछ भी देना हो, कुछ भी पढ़ाना हो शिक्षक को, तो वो बालक से खुद एक्टिविटी करवाए, जिससे वो ज़्यादा सीख पाएगा। इसे कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। अगला है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। अब बालकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की कई सारी विधियां हैं, परंतु उनमें से जो उचित शिक्षण विधियां हैं, जैसे कि खेल विधि, आगमन विधि, अनुसंधान विधि, तो उनका प्रयोग करके बालक को ज़्यादा सिखाया जा सकता है। तो ये आप जो हैं अच्छे प्रकार से प्रयोग करके उनको सिखा सकते हो। इसके अलावा है कि खेलों को शिक्षा से जोड़कर अधिगम करवाएं। अब खेल विधि अलग चीज़ हैं और खेल अलग चीज़ हैं। तो खेल खेल के अंदर बालक सीख जाए, तो ऐसे गेम बनाए, ऐसे पुस्तकें बनाएं जिनके अंदर खेल खेल में बालक सीख पाए, तो उनसे बालक की जो है एक्टिविटी हो भी जाएगी और वो सीख भी जाएगा, यानी कि खेल से भी वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अगला है कि बच्चों की जो पठन सामग्री होती हैं, लेखन सामग्री होती हैं, वो चित्रित होना चाहिए। उनको जो है वस्तुएं चित्र के रूप में, पिक्चर्स के रूप में ज़्यादा याद रहती हैं, तो उनका जितना भी पढ़ने का मटेरियल होता है वो सब आप फोटोग्राफिक होना चाहिए, यानी कि चित्रित होना चाहिए। उनसे वो ज़्यादा देर तक सीख पाएंगे और पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। जैसे उनको पढ़ाना है आपको कि आम फलों का राजा है, तो आम जब आप बोल रहे हो तो आम का फोटो वहाँ पुस्तक के अंदर दिखाई देना चाहिए, जिससे उसको लर्निंग ज़्यादा हो पाएगी, अधिगम ज़्यादा हो पाएगा। अगला है कि भौतिक वातावरण से जो है उसका उचित उपयोग करें। भौतिक वातावरण का मतलब है कि आसपास के वातावरण के उदाहरण से बालकों को समझाएं। अगर बालकों को पढ़ाना है कि परिवार किसे कहते हैं, तो उसको बताएंगे कि ऐसी जगह जहाँ एक तो छोटे बच्चे हो, उसके माता पिता हो और उसके भाई बहन हो, तो वो एक परिवार हैं। तो उसको जल्दी कनेक्ट करने के लिए उसे बताएंगे कि एक व्यक्ति है राम, उसके माता पिता ये दोनों हैं और ये उसके बहन भाई हैं, तो ये उदाहरण से जल्दी सीख पाता है। तो उसको भौतिक वातावरण का प्रयोग करके सिखाएं। तो ये सब आपके प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने में ज़्यादा काम में आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन या मूल्यांकन क्यों जरूरी है और किस प्रकार से आप आकलन मूल्यांकन करते हो? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो इसको समझते हैं। इसमें है कि बालक के उपलब्धि स्तर को जानना। मूल्यांकन आकलन क्यों करते हो? कि बालक ने कितना सीखा है इसको आप जान पाओ, तो इसलिए उसके उपलब्धि स्तर को आप जानोगे एक उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से। जब आपने बालक की समस्या का पता लगा लिया, तो समस्या के पता लगाने के बाद जो कारण निकल कर आए हैं उनके लिए एक जो परीक्षण होता है उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। तो फिर आप निदानात्मक परीक्षण करते हो। अब आपने कारण का पता लगा लिया। अब कारणों का पता लगाने के बाद उसको वापस उन कारणों को दूर करने के लिए जो शिक्षा दी जाएगी उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण होती हैं, यानी कि सबसे पहले आपने उपलब्धि चेक की। उपलब्धि चेक करने से बालकों की प्रॉब्लम सामने आती हैं और प्रॉब्लम सामने आने के बाद प्रॉब्लम क्यों है, किस वजह से हैं, इसको देखा जाता है आपके निदानात्मक परीक्षण के अंदर। फिर निदानात्मक परीक्षण में जो आपके प्रॉब्लम सामने निकल कर आए हैं, जो कारण आपने देखे हैं, उन कारणों को दूर करने के लिए जो शिक्षा दी जाएगी उन्हें उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अगला है कि बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की जानकारी आपको होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अलग अलग होती हैं और सब बालक गणित को एक जैसे नहीं सीख पाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास में किस बच्चे की क्या आवश्यकता है, किस बच्चे को गणित के अंदर कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी सामग्री समझ में नहीं आ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है आकलित किया जाए, उसी का मूल्यांकन उस तरह से किया जाए। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति लागू करना। जब आपको पता लग जाता है कि बालक के अंदर ये समस्याएं हैं, तो वहाँ बालकों को बालकों की तरीके से पढ़ाया जाए, ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करनी होती हैं। और जब आप मूल्यांकन करते हो, टेस्ट लेते हो, आकलित करते हो, तो ये असेसमेंट एवोल्यूशन मूल्यांकन क्यों होता है? क्योंकि बालकों के अंदर से परीक्षा का डर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर ये डर ख़त्म नहीं होगा तो वो जो है सीख नहीं पाएंगे और उनकी जो है लर्निंग कम हो जाएगी, उपलब्धि भी कम हो जाती हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसकी मैंने आपको जानकारी पिछले वीडियो के अंदर दी है कि ये क्या होता है, इसको अपन ने डिस्कस किया था डिटेल में। अब उसके बाद में अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो हैं, इसके टूल्स क्या हैं, इसके उपकरण क्या हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उन सबको यहाँ डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि चेकलिस्ट क्या होती है, किसे कहते हो आप चेकलिस्ट। तो दोस्तों, ऐसा प्रपत्र जिसमें बालक की किसी विशेष व्यवहार या क्रिया के बारे में सुव्यवस्थित जानकारी होती है, यानी कि ऐसा आप ब्यौरा तैयार करते हो, ऐसा प्रपत्र तैयार करो जिसके अंदर किसी बालक ने किस प्रकार से क्रिया की है, उसका व्यवहार किसी विशेष परिस्थिति के अंदर कैसा है, तो आपने उसकी जानकारी ली है। जैसे आपने सभी बालकों को एक ही प्रकार की कंडीशन दे दी है और उसके अंदर आपने देखा कि ये बालक ऐसे काम करता है और ये बालक ऐसे काम करता है, तो आप वहाँ जो है बालकों का व्यवहार ऑब्जर्व करते हो, तो ये चेकलिस्ट के अंदर आता है। अगला आपके सामने है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, इसको आप समझ लो। सबसे पहले यहाँ है कि समय की किसी निश्चित अवधि में आपने कोई एक फिक्स टाइम ले लिया है और उस टाइम के अंदर आपने जो विद्यार्थी को काम दिया है, वो जो काम करके लाता है, वो जो उसका जो रिकॉर्ड होता है काम करने का, उसे आप पोर्टफोलियो कहते हो। तो आप ये कह सकते हो कि एक निश्चित टाइम के अंदर बालक को दिया गया कार्य और उस कार्य को करने के बाद जो संग्रह होता है उन कार्यों का, वो आपके पोर्टफोलियो कहलाता है। और चेकलिस्ट क्या होती है कि चेकलिस्ट ऐसा प्रपत्र है जिसमें बालक को एक निश्चित जो है स्थिति के अंदर उसने जो व्यवहार किया है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी जानकारी ली जाती है। इसी प्रकार अगला है ग्रेडिंग। अब सीसीई के अंदर सबसे बढ़िया जो काम है वो है ग्रेडिंग। दोस्तों, बालकों को अंक के रूप में पास या फेल न करके उनको ग्रेडिंग दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि अंकों के स्थान पर ग्रेड देकर उनका मूल्यांकन करें तो वो ग्रेडिंग पद्धति कहलाती है। इसके बाद है एनेक्डेक्टल रिकॉर्ड, एनेक्डेक्टल रिपोर्ट। ये क्या होती है इसको समझते हैं। ये रिकॉर्ड है, यहाँ पे दोस्तों रिपोर्ट लिख गया मैंने गलती से यहाँ, तो आपको याद रखना है कि एनेक्डेक्टल रिकॉर्ड ये क्या होता है इसको समझते हैं। पूर्व व्यवहार एवं वर्तमान व्यवहार की जानकारी बालक का एडमिशन होने से पहले जब वो पढ़ने आया था उस टाइम पे उसका व्यवहार कैसा था, उसने कैसा सीखा, कैसे क्रियाएं की, और वर्तमान में जो उसने अधिगम किया है, सीखा है, उसके बाद उसका व्यवहार कैसा है। तो बालक के व्यवहार की जानकारी चाहे वो पहले वाला हो या अभी का हो, तो उसकी जानकारी जिस रिकॉर्ड के अंदर होती हैं वो एनेक्डेक्टल रिकॉर्ड कहलाता है। तो चारों चीज़ें अलग अलग हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जिसको समझते हैं। इसके अंदर सीसी के अंदर दो तीन चीज़ें और आती हैं, जिसमें से पहला है कि आधार रेखा मूल्यांकन क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था बॉर्डर लाइन असेसमेंट, तो ये वही चीज़ हैं। अब इसको समझते हैं। बालक के स्तर को जानकर कि बालक का लेवल कितना है उसको जानकर उसी के अनुरूप शिक्षण करवाने के लिए जो मूल्यांकन होता है उसे आप आधार रेखा मूल्यांकन करते हो। यानी कि आधार रेखा मूल्यांकन को अपन उपलब्धि परीक्षण कह सकते हैं, जहां बालक ने कितना सीखा है या बालक के अंदर क्या समस्याएं आए हैं और उसी के अकॉर्डिंग बालक को क्या पढ़ाना चाहिए, ये आधार रेखा मूल्यांकन के अंदर या उपलब्धि परीक्षण के अंदर आता है। इसके अलावा अब मूल्यांकन जो आकलन होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि सीसीई जो है वो दो प्रकार से काम करता है। पहला है रचनात्मक आकलन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो रचनात्मक आकलन क्या होता है इसी को समझते हैं। दोस्तों, रचनात्मक आकलन का मतलब है कि मौखिक रूप से विद्यालय स्तर पर शिक्षक अपने अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछता है क्लास के टाइम पे, छोटे मोटे टेस्ट के टाइम पे जो प्रश्न पूछता रहता है क्लास को पढ़ाते टाइम पे, उन प्रश्नों को आप रचनात्मक आकलन के अंदर जोड़ सकते हो। और ये जो है टेस्ट एक वर्ष में 4 बार होता है। रचनात्मक आकलन जो है इसके टेस्ट एक साल में 4 बार लिए जाते हैं। प्रत्येक टेस्ट 10% नंबर का होता है। कितने परसेंट का होता है, 10% का। तो सारे जो टेस्ट हो जाएंगे कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 40% अंकों का क्या हो जाएगा, आपका रचनात्मक आकलन हो जाएगा। तो ये मौखिक रूप से लिए जाते हैं विद्यालय के अंदर शिक्षक के द्वारा, एक साल में 4 बार होते हैं। प्रत्येक जो पेपर होता है वो रचनात्मक आकलन का वो 10% का होता है और सभी मिला के 40% का होता है। इसी के बाद अगला है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन को बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। अब इसको समझते हैं। जैसे कि रचनात्मक आकलन मौखिक रूप से होता है, उसी प्रकार जो आपका लिखित परीक्षाएं होती हैं
लिखित परीक्षाओं को योगात्मक आकलन के अंदर देखा जाता है। इसके अंदर लिखित रूप में पेपर लिए जाते हैं। एक वर्ष में 3 बार ये टेस्ट होता है। प्रत्येक टेस्ट 20% अंक का होता है। कितने का होता है? 20% अंक का होता है और कुल मिला के 60% अंक ये जनरेट करता है। यानी कि रचनात्मक आकलन 40% और योगात्मक आकलन 60% होता है। दोनों मिला के 100% पेपर बन जाता है। और विद्यालय में जो है इसी का आयोजन होता है। जैसे रचनात्मक आकलन का भी आयोजन विद्यालय में होता है, योगात्मक का भी विद्यालय के अंदर आयोजन होता है। परंतु अंतर क्या है कि योगात्मक आकलन के अंदर जो पेपर होता है और जो जांच कार्य होता है वो किसी अन्य संस्था या बोर्ड के द्वारा किया जाता है। यानी कि विद्यालय का शिक्षक पेपर नहीं बनाएगा और जांच भी नहीं कर सकता है। जैसे 10वीं बोर्ड के जो पेपर होते हैं, 8वीं बोर्ड के जो पेपर होते हैं, वो किसी बोर्ड के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं और बाहर से चेक होकर आते हैं। तो ये योगात्मक आकलन कहलाता है। इसके बाद अपन आज का लास्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं, जो ये है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या, उसकी रूपरेखा किस प्रकार से होना चाहिए। अगर आप गणित का पाठ्यक्रम बना रहे हो तो सिलेबस कैसा होना चाहिए, आपको उससे क्या क्या मिलता है, या एक सही पाठ्यक्रम क्या होता है उसको जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखने में गणित क्या कर सकती हैं। क्योंकि गणित का काम क्या है? लॉजिकल दिमाग को बनाना, लॉजिकल माइंड को क्रिएट करना। और जितना बालक व्यस्त रहेगा गणित के अंदर, उतना ही उसका ब्रेन ज़्यादा काम करता है। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी का मस्तिष्क कितना बिजी रह सकता है गणित के अंदर, तो वो कैसे करें। तो पहला उद्देश्य तो पाठ्यक्रम का ये होना चाहिए। दूसरा है कि विद्यार्थी की आंतरिक शक्तियों को मजबूत कैसे कर सकते हो आप, तो इसको भी वो डेवलप कर सकते हो। क्योंकि जब वो व्यस्त रहेगा, लॉजिकल सोचेगा, तो उसके अंदर की जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों का मतलब होता है कि मोटिवेट होकर वो अच्छे तरीके से सीख पाए, उनका अच्छे से उपयोग कर पाए, तो वो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उनको बढ़ाया जाएगा। इसका है अगला है कि बालकों की सोच को गणितीकरण करना। जब भी बालक सोचता है तो बालक ऐसे सोच पाए कि आसपास की चीज़ों को भी समझे, उनको अपने गणित के अंदर रिलेट करें और उनको अपने जीवन के अंदर उतारे, तो वो होता है गणितीकरण। इसके बाद है व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। पाठ्यक्रम अगर बना रहे हो तो बाल केंद्रित होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप सिलेबस को तैयार किया जाना चाहिए। सटीकता, सुस्पष्टता, सांकेतिक पाठ्यचर्या। आपकी जो पाठ्यचर्या है, पढ़ाने का तरीका, पाठ्यक्रम, ये सभी जो होता है ये सटीक होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए और सही संकेतों का उसके अंदर प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी क्लास के अंदर उसने कुछ संकेत का मतलब क्या समझ लिया और बड़ी क्लास के अंदर उस संकेत का मतलब क्या होता है। जैसे प्लस का मतलब प्लस होता है जोड़ना, तो कक्षा 1 के अंदर पढ़े चाहे कक्षा 5वीं के अंदर, वो प्लस का प्लस ही रहता है। उसको आप कम ज़्यादा या कोई और संकेत नहीं बताओगे। तो ये होती है सुस्पष्टता, सटीकता और सांकेतिकता। इसके बाद जो आप सिलेबस बना रहे हो वो विश्वसनीय होना चाहिए, सभी जगह समान रूप से लागू हो और कोई भी उसका जांच कार्य करे तो उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो ऐसा सिलेबस होना चाहिए और बाल केंद्रित शिक्षा रहे। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का पाठ्यक्रम ऐसे तय होगा। तो दोस्तों, अपन ने आज बात की कि किस प्रकार से आप जो हैं गणित के अंदर पाठ्यक्रम तैयार करोगे, मूल्यांकन कैसे होगा, प्राथमिक कक्षाओं के बालक कैसे सीखेंगे और आरटी 2009 जो हैं उसके अकॉर्डिंग गणित के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं। तो ये अपन ने 5 प्रश्न किए हैं। इससे पहले अपने छोटे प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आपका सिलेबस था मैथ का और आज ये यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद अगले जो पेपर है उनकी तैयारी अपन करेंगे कि किस प्रकार से उनको समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसे मैं वीडियो बना पाऊँ।